गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हम लोग आज क्या करेंगे, करंट भी जो अभी हाल न्यूज़ जो है जो चर्चा में रही है उससे संबंधित दो टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो कि 17वीं बीपीएससी मेंस और 14th जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस मेंस और अन्य राज्यों के जो मेंस होने हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो इन टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा और इसके आंकड़ों का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग आखिर कौन सा टॉपिक्स है, हमें किस टॉपिक्स पर चर्चा करना है। एक तो है आपका जैविक कृषि से रिलेटेड टॉपिक्स है, दूसरा है भारत और तालिबान संबंधों से संबंधित है। तो भारत में अभी हाल फिलहाल में एक वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में जैविक खेती में वृद्धि हुई है। दूसरा यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित दूसरा टॉपिक्स ये है कि अभी तालिबान ने भारत से वीज़ा के लिए अनुरोध किया है। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो है संबंधों की एक नई शुरुआत होने वाली है। इसी से रिलेटेड दोनों संबंध है, एक आईआर सेक्शन का है और एक इकोनॉमी सेक्शन से या साइंस टेक के सेक्शन से आप कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। भारत में जैविक खेती में वृद्धि हुई है, यह कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यह घोषणा की है कि आगामी 3 वर्षों में भारत का जैविक निर्यात जो है बढ़ा करके कितना कर देना है, 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की है उन्होंने। अब देखिए इसका परिचय हम लोग देखेंगे। भारत जो है अग्रणी निर्यातक की ओर अग्रसर हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि जैविक खेती पिछले कुछ वर्षों में भारत में काफ़ी वृद्धि हुई है, मजबूती से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और भारत जो है जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी निर्यातकों में से एक के रूप में उभरा है। ठीक है, अब देखेंगे जैविक निर्यात बाजार अभी वर्तमान में भारत का कितना है। तो वर्तमान में भारत का जैविक उत्पाद निर्यात 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए है। कितने हैं, 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए जैविक निर्यात बाजार भारत का। ठीक है, अब हम लोग ये क्या 5,000 और 6,000 करोड़ रुपए का जो जैविक निर्यात है वर्तमान में, उसको 2028 तक भारत 20,000 करोड़ रुपए का निर्यात का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया है, जो वर्तमान स्तर से 3 से 3.5 गुना अधिक होगा। कितने गुना अधिक होगा, 3 से 3.5 गुना अधिक होगा। ठीक है, भारत में प्रमुख निर्यात जैविक निर्यात की वस्तुएं कौन कौन सी है। तो अनाज है मुख्यतः, जिसमें दाल है, तिलहन है, मसाले हैं, चाय है, कॉफ़ी, ताज़ा उपज इत्यादि शामिल है। अब इसकी डिमांड सर्वाधिक कहाँ से आ रही है वैश्विक स्तर पर। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हो रही है, यूरोपीय संघ से हो रही है और जापान जैसे देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है भारत के जैविक उत्पादों का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आखिर जैविक उत्पाद होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा देखते हैं। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें कृषि की एक ऐसी विधि है जिसमें सिंथेटिक रसायन और कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से बचा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो उर्वरक और कीटनाशक होते हैं उससे इसमें क्या होता है, बचा जाता है। यह जो होता है इसका फायदा क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, मृदा के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए खाद्य, फसल चक्र और जैविक कीट नियंत्रण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा इनपुट का प्रयोग करने पर केंद्रित करती है। यह जो है किन किन चीज़ों पर फोकस करता है। तो मृदा के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए खाद्य फसल चक्र और जैविक कीट नियंत्रण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं, ठीक है, यानी परंपरागत प्रक्रियाओं और उसके इनपुट का उपयोग करने पर केंद्रित करती है। ठीक है, अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य जो है पर्यावरण की दृष्टि से सतत तरीके से भोजन का उत्पादन करना है। दूसरा इनका क्या है कि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है और तीसरा क्या है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करना है। ये 3 बातें मुख्यतः है कि पर्यावरण की दृष्टि से इसमें सतत तरीके से भोजन का उत्पादन करना, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना। ये 3 बातें इसमें लक्ष्य को निर्धारित की गई है। इन 3 बातों को ही इस लक्ष्य में निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जैविक खेती की क्या स्थिति है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मार्च 2024 तक जो है भारत में कितना 17,64,677.15 हेक्टेयर जैविक खेती की भूमि है। ठीक है, भारत में कुल मिलाकर के 2024 तक जो है, मार्च 2024 तक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 17,64,677.15 हेक्टेयर जैविक खेती की भूमि है, जिसमें से 36,27,115.82 हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती में परिवर्तित किया जा रहा है। अब इसमें से कितना हो रहा है, तो 36,27,115.82 हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती में परिवर्तित करने की योजना है भारत की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, IFOM ने के सांख्यिकी
2022 द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार क्या कहा गया है कि प्रमाणित क्षेत्रों के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट ने क्या किया था, सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बोला गया है कि भारत का जो है जैविक खेती के मामले में यानी प्रमाणित क्षेत्र के मामले में कौवें स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। प्रमाणित क्षेत्र के मामले में भारत किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ये सभी डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हाल इसमें क्या कहा गया, मध्य प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। बोला ये जो प्रमाणित क्षेत्र है जैविक खेती के लिए, उसमें जो है सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कौन सा है, पहले स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर गुजरात और पांचवें स्थान पर कर्नाटक का स्थान आता है जैविक प्रमाणीकरण के मामले में। अब बोला कि सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। यह भी इसमें मेंशन करना है कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। पूर्ण जैविक राज्य है जिसमें लगभग कितना 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक पद्धतियों को लागू किया गया है। सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है और यहाँ पर लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक पद्धतियों को लागू किया गया है। जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैविक खेती करने वालों की संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में जैविक खेती के विकास को समर्थन देने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब इन बातों पर चर्चा करेंगे कि जैविक खेती के विकास को समर्थन देने वाले आखिर भारत में कौन से कारक हैं। तो पहले कारक हम लोग स्वास्थ्य जागरूकता के लिए, दूसरा पर्यावरणीय लाभ है, तीसरा आपका सहकारी सहायता है, चौथा आपका वैश्विक बाजार की मांग है, ठीक है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है भारत में जैविक खेती के लिए विकास को समर्थन देने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहली बात है स्वास्थ्य जागरूकता, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य जागरूकता। स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चिंताओं के कारण उपभोक्ता स्वास्थ्यवर्धक और रसायन मुक्त भोजन की मांग में वृद्धि करें। लोगों की जैसे पेस्टिसाइड वाले जो भोजन कर रहे हैं उससे लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही है, तो उनकी चिंताओं का कारण है कि वो क्या करें, एक हेल्दी फूड खाएं। तो हेल्दी फूड के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो जैविक उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं और इस प्रकार के भोजन की मांग लगातार भारत में भी वृद्धि हो रही है और यह विश्व स्तर पर भी इसकी वृद्धि हो रही है। दूसरा इसका क्या है, पर्यावरणीय लाभ है। पर्यावरणीय लाभ क्या होता है, जैसे कि जैविक खेती मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। दूसरा काम क्या होता है, प्रदूषण को कम करना। तीसरा काम क्या होगा कि जल संरक्षण करती है। चौथा सतत कृषि पद्धति के साथ रेखांकित करती है। तो पर्यावरणीय लाभ 4 प्रकार के होते हैं। जैविक खेती से मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलती है, ये प्रदूषण को कम करता है, जल का संरक्षण करती है और सतत कृषि पद्धति को बढ़ावा देती है। ये 4 इसमें मुख्य बिंदु हो जाएंगे। अब सरकारी सहायता भी इसमें काफ़ी मिल रही है अभी वर्तमान में भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो सरकारी सहायता, तो जैसे सब्सिडी जैसे प्रोग्राम भारत में चल रहे जैविक खेती के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, जैविक प्रमाणन प्रदान किया जा रहा है, जैविक प्रमाणन जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही है और विभिन्न पहल किसानों को जैविक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि वैश्विक बाजार में आखिर इसकी मांग कैसी है। अभी वैश्विक बाजार में मांग जो है बढ़ रही है, इसके कारण भी क्या हो रहा है कि किसानों को जैविक कृषि की ओर मूव करने के लिए बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो देखिए वैश्विक बाजार में मांग भी एक इंपॉर्टेंट कारक है। जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग भारतीय किसानों के लिए निर्यात के अवसर उत्पन्न करती है। अब चलेंगे हम लोग भारत में आखिर स्थिति क्या है, सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाएं हैं, ठीक है। सांस्कृतिक और ये पारंपरिक प्रथाएं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सतत खेती की परंपरा है जो स्वाभाविक रूप से जैविक तरीकों का समर्थन करती है। जलवायु पर अब देखिए भारत में सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भी क्या है, जैविक परंपरा पहले से ही है, इसीलिए इसका समर्थन करता है। अब जलवायु परिवर्तन पर भी लचीलापन अपनाया जा रहा है भारत में। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके प्रति लोग सजग भी हैं। तो देखिए जलवायु परिवर्तन, लचीलापन, जैविक खेती को पारंपरिक कृषि के लिए अधिक लचीले विकल्प के रूप में देखा जाता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अति संवेदनशील होता है, ठीक है। तो बोला कि जलवायु परिवर्तन के जो लगातार जो है उसके जो है प्रभाव को देखते हुए क्या किया जा रहा है, जैविक खेती को पारंपरिक कृषि के लिए भारत को सबसे अधिक लचीला विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। फिर देखिए सामूहिक उत्पाद को जैविक घोषित करके पीजीएस इंडिया प्रमाणन
के संचालन के संबंध में निर्णय लेने तथा आवश्यक निर्णय लेने में सम्मिलित हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, सामूहिक रूप से उत्पाद को जैविक घोषित करना, जिसमें उसको घोषित करके क्या किया जा रहा है, पीजीएस इंडिया प्रमाणन प्रदान किया जा रहा है और निर्णय लेने तथा आवश्यक निर्णय लेने में ये सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसकी घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। अब घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए किसके अधीन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। खाद्य सुरक्षा विनियमन ने जैविक खेती भारत के लोगों के अंतर्गत घरेलू बाजार में विक्रय किए जाने वाले जैविक उत्पादों के लिए एनपीओपी और पीजीएस के अंतर्गत प्रमाणित होना अनिवार्य है। बोला कि खाद्य सुरक्षा विनियमन अधिनियम के तहत जो है जैविक उत्पाद जो है भारत के लोगों के लिए घरेलू बाजार में विक्रय करने के लिए क्या किया जाना है, जैविक उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाणन आवश्यक हो गया, एनपीओपी और पीजीएस प्रमाणन बहुत ही अनिवार्य हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि जैविक खेती के लिए सरकार की क्या क्या पहल है, उन सभी चीज़ों पर देखेंगे सरकार किस प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। तो सबसे पहले भारत जो है, यहाँ पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY चला रही है। अब इस योजना में, परंपरागत कृषि विकास योजना में जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन, विपणन तथा कटाई के बाद के प्रबंधन तक सभी प्रकार की सहायता देने पर बल दिया गया। यानी बुआई से लेकर के, यानी उसकी जुताई, खेत को बनाने से लेकर के उसके उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणन, मार्केटिंग, कटाई, सभी चीज़ों पर यहाँ पर किसानों को क्या कर रही है, सरकार सहायता देने पर बल दे रही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अब क्या हो रहा है कि इसके लिए प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है और योजना को अभिन्न अंग के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, अब उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन भी लाया गया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन लेकर के आए हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन लेकर के आए हैं, जिसको MOVCDNER कहा जाता है, MOVCDNER के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को विशेष रूप से जैविक खेती में लगे किसानों को सहायता देने के लिए पूर्वोत्तर राज्य में लागू किया जा रहा है। इसको जो है मुख्य रूप से कहाँ पर लागू किया जा रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में। अब राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेशनल NMOF को भी यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि जैसी योजनाएं जो है चलाई जा रही है। अब राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और प्रमाणन प्रक्रियाओं का समर्थन करना है। ठीक है, अब मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी के लिए भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ऐसे कार्यक्रम जो मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए जैविक खाद, कंपोस्ट और अन्य स्थायी माध्यमों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। तो यही है आपका मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि मृदा में सुधार के लिए जैविक खाद, कंपोस्ट और अन्य स्थायी माध्यमों के उपयोग को भारत सरकार क्या करिए, इस योजना के तहत प्रोत्साहित करिए। और भी कई कारक है, जैसे कि बाजार के संपर्कों के लिए समर्थन, बाजार के संपर्कों के लिए क्या किया जा रहा है, समर्थन प्रदान किया जा रहा है। जैविक खेती निर्यात संवर्धन कार्यक्रम जैसी पहल किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर जैविक उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाती है। पूरा जैविक खेती निर्यात संवर्धन कार्यक्रम जैसा जो पहल है सरकार के द्वारा, वो किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर और जैविक उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाती है। अब आगे की राह क्या है, जैविक खेती से संबंधित जो आगे की राह है उसके लिए क्या है, तो पहला तो ब्रांडिंग करना है। सरकार वैश्विक बाजारों में दृश्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एकीकृत ब्रांड के अंतर्गत भारत के जैविक उत्पादों को बढ़ावा दे सकती है। बोला भारत में दृश्यता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एकीकृत ब्रांड के रूप में भारत के जैविक उत्पादों को भारत सरकार क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है। दूसरा क्या बोला, घरेलू खपत में वृद्धि की भी संभावना है। तो घरेलू खपत में वृद्धि को बढ़ावा देना, जैविक उत्पादों की घरेलू खपत को प्रोत्साहित करने से किसानों की विविधता लाने और सतत खेती के माध्यम को अपनाने में सहायता मिलेगी। बोला इस प्रकार का अगर प्रोग्राम अपनाया जाता है तो क्या होता है, किसानों को विविधता लाने और सतत खेती को अपनाने में सहायता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में विकास से किसानों पर क्या होगा कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और रोजगार उत्पन्न होने और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना है, जबकि जैविक कृषि के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में देश की प्रतिष्ठा सुदृढ़ होगी। अब जैविक कृषि से क्या होगा, किसानों पर क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और जैविक कृषि के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत उभरेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ पर्यावरणीय समस्या से निजात मिलेगी। तीसरी हो जाएगी जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उससे जो हानि हो रही है इन सभी चीज़ों पे भारत को क्या मिलेगी, इन सभी चीज़ों में बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, तालिबान का भारत से वीजा प्रदान करने का आग्रह करना।
देखिए अभी हाल फिलहाल में जब जब से अफगानिस्तान से यूएसए बाहर गया है, उसके बाद भारत और तालिबान के संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। हालांकि भारत का तालिबान से संबंध शुरुआत से ही उतनी अच्छी नहीं रहे हैं तालिबान सरकार से, लेकिन फिर भी भारत जो है वहाँ की स्थिति को देख करके कई मानवीय सहायता भी प्रदान की है। ठीक है, चलिए तो उसी के संबंध में अभी हाल फिलहाल में तालिबान ने क्या किया है, दुबई में भारत और तालिबान के अधिकारियों के मध्य वार्ता हुई थी, जिसमें जो है तालिबान का भारत से वीज़ा प्रदान करने का आग्रह किया गया। चलिए देखते हैं हम लोग इसी संबंध में कि भारत और उसके द्विपक्षीय संबंध के बारे में। तालिबान का भारत से वीज़ा प्रदान करने का आग्रह किया है। ये IR सेक्शन मतलब इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये हमारे जो है 17वीं BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाती है। ठीक, चलिए जनवरी 2025 में दुबई में भारतीय विदेश सचिव और अफगान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने भारत से अफगान छात्रों, रोगियों और व्यापारियों को वीज़ा जारी करने का आग्रह किया। दुबई में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत के विदेश सचिव और आपका अफगान के कार्यवाहक विदेश मंत्री दोनों के बीच यहाँ बैठक संपन्न हुई, जिसमें तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा कि भारत से क्या बोला कि अफगानी छात्रों को पढ़ाई के लिए, रोगियों की चिकित्सा के लिए और व्यापारियों को व्यापार करने के लिए वीज़ा जारी करने के लिए आग्रह किया है। ठीक है, चलिए अब इसमें मुख्य तथ्य क्या है, भारत अभी तक क्यों इस पर प्रतिबंध लगाए हुए, वीज़ा प्रतिबंध है भारत के द्वारा इस पर अफगानिस्तान पर। तो 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद भारत ने सुरक्षा की चिंताओं के कारण क्या किया है, अफगान नागरिकों के लिए वीज़ा पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है, 2021 के बाद भारत ने क्या कर दिया है, तालिबान के अफगानिस्तान के अधिग्रहण के बाद क्या कर दिया है, अफगान नागरिकों के लिए वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब तालिबान आश्वासन क्या मिला है उधर से, इस प्रतिबंध में ढील देने के लिए क्या आश्वासन दिया गया तालिबान के द्वारा। तालिबान ने भारत को आश्वासन दिया है कि वे भारतीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए वीज़ा आवेदकों की जांच सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत वीज़ा देती है तो उनकी जो सुरक्षा चिंता है उसको दूर करने के लिए हम लोग काफ़ी जांच पड़ताल करके ही क्या करेंगे, वीज़ा जारी करने का अनुरोध करेंगे। ठीक है, यह तालिबान ने आश्वासन दिया। अब इनकी मुख्य मांगे क्या है, तो मुख्य मांगे क्या थी कि तालिबान ने भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अफगान छात्रों और भारत में इलाज कराने के लिए अफगानों के लिए वीज़ा की आवश्यकता पर जोर दिया है। ठीक है, अब भारत के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तालिबान भारत के लिए चुनौतियाँ, तालिबान सरकार के आधिकारिक मान्यता का अभाव है। अभी तालिबान सरकार को भारत सरकार ने कोई मान्यता नहीं दिया है, पहली बात। दूसरा, काबुल में भारतीय दूतावास में सुरक्षा चिंताएं। ठीक है, सीमित वीज़ा प्रसंस्करण क्षमता। दूसरा क्या है कि आपका काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा चिंताएं भी हैं। तीसरा क्या हो गया, सीमित वीज़ा प्रसंस्करण क्षमता भी है। ठीक है, अफगानिस्तान में राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने के राजनीतिक प्रभाव। अब अफगानिस्तान में राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने के राजनीतिक प्रभाव भी हैं। अब व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, चिंता, सुरक्षा इत्यादि पर तो हमने चर्चा कर लिया। अब इसकी समाधान की भी तो हम लोग बात करेंगे ना। तो देखिए व्यवहारिक समाधान क्या है, प्रैक्टिकल इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो इन चुनौतियों के बावजूद तालिबान ने अफगान लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक और कार्यशील समाधानों पर आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की। बोले इतनी सारी चुनौतियां हैं फिर भी तालिबान ने यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यावहारिक और कार्यशील समाधानों पर आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। दोस्तों ये दोनों टॉपिक्स आज समाप्त होते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, जितनी बार हो सकता है देखिए, और पुराने जो भी मेरे वीडियो हो उसे भी आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।